Hello students, how are you? I hope you all are fine. माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं हमारे इस चैनल पे इनकम टैक्स की क्लास चल रही है। ठीक है, इससे कि प्रीवियस की क्लास में हमने इनकम टैक्स का के फ्रेमवर्क के बारे में चर्चा की थी कि इनकम टैक्स क्या होता है, इसे हम डायरेक्ट टैक्स क्यों कहते हैं। ठीक है, ये हम कैसे जो है हमारी फोर्स कैसे हुआ, कब हुआ। ठीक, ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस के बारे में चर्चा करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आज की क्लास हम अपनी स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में आपको हमने सारे प्रोसीजर्स बताए थे कि वाई वी पे इनकम टैक्स and who levy income tax and how law are enacted या फिर मेड बाय गवर्नमेंट। ओके, इसमें कैसे हम अमेंडमेंट्स के थ्रू हर साल इसमें चेंज होते रहते हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम इसके आगे का पोर्शन डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था कि आपके इनकम को जो है कुछ हेड्स में क्लासिफाई किया गया है। ओके, तो जिसमें कि आपको बताया भी था, थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशंस, कैपिटल गेन्स एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो किसी भी इंडिविजुअल पर्सन की इनकम को इन 5 हेड्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक पर्सन को इनकम सैलरी से भी हो सकती है, हाउस प्रॉपर्टी से भी इनकम जनरेट कर सकता है, या कोई बिजनेस के थ्रू भी वो प्रॉफिट जनरेट कर सकता है। कैपिटल या कोई एसेट्स की, जैसे आपने देखा होगा रियल एस्टेट का बिजनेस जो लोग करते हैं उनकी कैपिटल, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमें ये जानना है पहले ये जो 5 हेड्स हैं हमारे, इसमें हम कौन सी इनकम को इंक्लूड करते हैं। तो इनकम फ्रॉम सैलरी, जैसा कि आप देख रहे हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी में हम ऐसी इनकम को इंक्लूड करते हैं जो कि हमें सैलरी के एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए कोई हमें पेमेंट मिल रही है। हम कहीं जॉब कर रहे हैं, जो लोग जॉब कर रहे हैं ये उनके लिए है। ठीक है, कहीं भी जैसे कोई पर्सन है वो जॉब कर रहा है और उसे जो है कह दिया गया, उसके एम्प्लॉयर ने कहा कि जो है आपको हम पर ईयर या पर एनम 15 लाख डूइंग रुपी पे करेंगे, या किसी में 12 लाख पर एनम। ठीक है, तो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में आपने जो जॉब की उसके बदले में जो आपको रेम्यूनरेशन मिल रहा है वो हो गया सैलरी में हम इंक्लूड करते हैं। ये एक आपका एक बहुत बड़ा अलग सा बहुत कॉम्प्रिहेंसिव चैप्टर है, ये हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। अभी आपको सिर्फ इतना समझना है कि ये हेड्स में से डिवाइड किया गया आपकी इनकम को, और इसमें कौन कौन से हेड में हम क्या इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो कोई एक पर्सन है वो सैलरी के थ्रू भी इनकम जनरेट कर सकता है। ठीक है, अब वही पर्सन है, मान लीजिए उसके पास कोई हाउस प्रॉपर्टी है, फ्लैट है या बिल्डिंग है, ठीक है, जिसमें वो रह रहा हो, और उसके अलावा भी उसके पास प्रॉपर्टी खाली पड़ी है, लैंड है, बिल्डिंग है, कोई फ्लैट है, तो उसने क्या किया, अपनी इस खाली पड़ी बिल्डिंग या लैंड को रेंट पर दे दिया। तो ये जो हमारी इनकम होगी या उस पर्सन की इनकम होगी वो किसके थ्रू होगी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ओके, तो इस इनकम को हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में इंक्लूड करेंगे। उसके बाद कोई वही व्यक्ति क्या कर सकता है, कहीं जॉब भी कर रहा है, उसने हाउस प्रॉपर्टी भी अपनी लगा रखी है रेंट पे, और कोई बिजनेस भी किसी बिजनेस में भी वो इंक्लूड है, या तो किसी पार्टनरशिप के में इंक्लूड है, या कोई और अदर बिजनेस में जो है उसने अपना एक अलग बिजनेस भी खोल रखा है जिसके थ्रू वो अपनी इनकम जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो वो आपकी इस हेड में आ जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, किसी बिजनेस या प्रोफेशन के थ्रू जब वो इनकम जनरेट, मान लीजिए कोई डॉक्टर है, ठीक है, उस डॉक्टर को किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो है अपॉइंट किया गया है। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के जो डॉक्टर्स होते हैं उनको क्या मिलती है, सैलरी मिलती है।
ओके। और फिर भी क्या करते हैं वो लोग, अपना जो टाइम जो के बाद भी कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो अपनी पर्सनल क्लिनिक भी खोल लेते हैं, ठीक है। वहाँ भी अपने पेशेंट्स को जो है बुलाते हैं, जो वहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कुछ और उन्होंने कर दिया और उन्हें वहाँ फिर अपना बता दिया कि आप यहाँ आ जाना। तो ये इनका पर्सनल बिजनेस हो गया। तो एक तो जो उन्होंने गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल में जो काम किया उसके लिए उनको सैलरी मिली, और जो दूसरा उन्होंने अपनी क्लिनिक खोल ली है वो उनके लिए क्या है, उनका एक पर्सनल प्रोफेशन है। तो कोई एक व्यक्ति कई तरह से इनकम जनरेट कर सकता है, इसलिए इनकम टैक्स लॉ के थ्रू ऐसा एक इस तरह से सैलरी को डिसाइड किया गया कि कोई भी इनकम आपकी जो है इनकम टैक्स के दायरे से बाहर नहीं जा सकती है, ठीक है। तो अगर वो इनकम के सैलरी के थ्रू आप जो है कोई भी व्यक्ति अपनी इनकम जनरेट कर रहा है तो वो आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी हो गई। कोई हाउस प्रॉपर्टी है, कोई एसेट्स है, लैंड है, बिल्डिंग है, उसके थ्रू अगर आप इनकम जनरेट कर रहे हैं तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में इंक्लूड होगा, ठीक है। या कोई बिजनेस है या प्रोफेशन के थ्रू आप जो कर रहे हैं अपना कोई बिजनेस या इनकम जनरेट कर रहे हैं तो वो प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशंस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स में ऐसे बिजनेस आते हैं, ऐसे जो गेन्स आते हैं जो आपकी एसेट्स होती हैं उनको आप खरीदें और बेचें, ठीक है। उनकी सेल परचेज करने में जो भी हमें जो फ़ायदा नुकसान होता है वो होता है हमारा, वो कैपिटल गेन में इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट आ रहा है हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ठीक है। जो भी ऐसी इनकम्स जो हमारी सारी इनकम्स के हेड में इंक्लूड होने से रह जाती हैं वो हमारी कहाँ इंक्लूड होती है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो हमारे ये MP MLAs वगैरह होते हैं इनकी इनकम को कहाँ इंक्लूड किया जाता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। या हमें पेंशन मिल रहा हो किसी को ग्रेचुटी मिल रही होती है, या इस तरह की जो एक्स्ट्रा इनकम जो भी आपकी इनकम इसमें इंक्लूड होने से ऊपर वाली हेड्स में इंक्लूड होने से रह गई हैं वो हमारी ये 5वें हेड में इंक्लूड की जाती है। ये आप आगे पढ़ोगे। और इन सारी हेड से सैलरी निकालने या इनकम आपकी कंप्यूट करने की एक अलग अलग प्रोसेस है और अलग अलग इसमें जो है आपके सेक्शंस के थ्रू डिडक्शंस दिए जाते हैं, ठीक है। और उनके थ्रू आपको अलग अलग इसमें आपको सिखाया जाएगा आगे आपको जो है इनकम को कंप्यूटेशन आप अलग अलग चैप्टर के थ्रू पढ़ेंगे, ओके स्टूडेंट। तो कहने का मतलब ये है कि जो हम इनकम अपनी जब गवर्नमेंट हमारे इनकम पे टैक्स लगाती है तो हमें अपनी इनकम को गवर्नमेंट के सामने क्या करना है, प्रेजेंट करना है। तो वो हमें कैसे प्रेजेंट करना है, एक प्रेस्क्राइब मैनर में प्रेजेंट करना है। तो हमें अपनी इन सारे हेड्स के तहत जो भी हमने इनकम पूरे ईयर में अपनी इनकम जनरेट की है उन सारा ब्यौरा आपको क्या देना है, गवर्नमेंट को देना है एक प्रेस्क्राइब वे में, ठीक है। और ये इन हेड्स के थ्रू जितनी भी इनकम जब हमारी आती है उसको प्लस करने के बाद जो इनकम आती है उसी को हम कहते हैं ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है। इनकम फ्रॉम अबव 5 हेड्स आर एडेड एंड सम इज कॉल्ड ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है। मान लीजिए आपने जो है सैलरी के थ्रू 12 लाख इनकम जनरेट की, ठीक है। सैलरी के थ्रू आपने मान लीजिए 12 लाख यानी कि इतने रुपए आपने मिले आपको, पूरी पर एनम की बात कर रहे हैं। हाउस प्रॉपर्टी थी उसके थ्रू आपने 2 लाख की इनकम जनरेट की, ओके। प्रॉफिट आपने कोई बिजनेस या प्रोफेशन के थ्रू, मान लो डॉक्टर है उसने क्लिनिक भी खोल रखी है तो वहाँ से उसने 5 लाख इनकम कमा ली, ठीक है। कैपिटल गेन में भी मान लीजिए उसने अपनी कोई एसेट्स थी उसका लेन देन किया उसमें भी उसने 2 लाख कमा ली। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पे कुछ नहीं कमाया, ठीक है। तो कोई एक व्यक्ति ऐसा हो सकता है, पर्सन ऐसा हो सकता है जिसको सारे हेड्स से भी इनकम हो सकती है, या किसी 2 के थ्रू कमा रहा है या कोई 3 के थ्रू, तो ठीक है। तो जो भी जिसके भी थ्रू वो अपनी इनकम जनरेट कर रहा है उन सभी का हम टोटल करते हैं, ठीक है। इन सब का टोटल कर लेंगे हम, और इसका जो टोटल अमाउंट आएगा इसी को हम क्या कहेंगे, ग्रॉस टोटल इनकम, ओके। तो फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम जो है, अब ये जो ग्रॉस टोटल इनकम आ गई है हमारी, ये हमारी अभी इनकम नहीं है जिस पे हमें टैक्स लगाना है। इसके बाद हम इसमें क्या करते हैं, कुछ डिडक्शंस मिलते हैं जो इनकम टैक्स लॉ के तहत कुछ डिडक्शंस के जो है प्रोविजंस किए गए हैं, उनको माइनस करने के बाद जो हमारी इनकम आती है उसको हम कहते हैं टोटल इनकम। फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम सर्टेन डिडक्शंस आर अलाउ अंडर सेक्शन 80 एंड आफ्टर डिडक्शन बैलेंस इनकम टोटल इनकम, ठीक है। तो जो हम डिडक्शंस देने के बाद जो हमारा बैलेंस बचता है उसी को हम टोटल इनकम
मानते हैं। टोटल इनकम इज राउंडेड ऑफ द नियरेस्ट मल्टीप्लाइज ऑफ ₹10 एज पर सेक्शन 288। ठीक है, तो अब जो है अब इसमें जो है इसी टैक्स के एक्ट के सेक्शन 288 में कहा गया है जो आपकी इनकम आएगी उसको आप जो है 10 के नियरेस्ट आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, राउंड ऑफ कर लेंगे। ठीक है, राउंड ऑफ करेंगे मतलब कि जैसे कि मान लीजिए आपके आ रही है 2999, तो हमें क्या करना है उसको राउंड ऑफ करना है, तो 99 को हम 100 मान लेंगे, ओके, या 90 मान लेंगे। ठीक है, एज पर जैसा भी प्रोविज़न हो। ठीक है, तो ये कहा गया है कि जो टोटल इनकम है उसको हम राउंड ऑफ कर लेंगे, मतलब यहाँ 1 रुपये या 2 रुपये की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। 1 रुपये 2 रुपये के चक्कर में हमें नहीं पढ़ना है। मान लीजिए ना, जैसे आप देखते हैं कहीं लेने जाते हैं प्रोडक्ट तो 999 होता है, तो आप क्या कहते हो, अरे तो 1000 थोड़ू है, 999 का है। ठीक है, तो ये इस तरह से, तो हम इसको अगर इस तरह से अगर हमारी जो है हमारी फिगर आ रहे हैं 999 आ रहा है या 998 आ रहा है, तो इसको हम जो है 10 के मल्टीप्लाइज में राउंड ऑफ कर लेंगे। उसके बाद राउंड ऑफ करने के बाद जो है इस जो हमारी इनकम आएगी उस पर हम जो भी हमारे रेट डिसाइडेड है उसके अकॉर्डिंग हम इनकम टैक्स को क्या करेंगे, कंप्यूटेशन करेंगे। ठीक है, सम इनकम्स आर टैक्सेबल एज पर रेट गिवन बाय द रिलेवेंट फाइनेंस एक्ट, वाइल सम इनकम आर टैक्सेबल एज पर स्पेशल रेट ऑफ टैक्स विच आर गिवन इन इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 111 to 115। ठीक है, तो क्या कहा गया है कि जो हमें पता है कि सर जो हमारे रेट कौन डिसाइड करता है, फाइनेंस एक्ट के थ्रू हर साल हमारे इनकम टैक्स की या सारे टैक्सेस की रेट डिसाइड होती है। ठीक है, और कुछ इनकम्स ऐसी हैं जिनका जो है सेक्शन 111 से और 115 के तहत जो है स्पेशल रेट इन पर डिसाइड की गई है जो कि इनकम टैक्स एक्ट के तहत है, उसी के थ्रू उन पर जो है हमें कंप्यूटेशन करना है। ये आप आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आप सिर्फ उसको इतना बांध लीजिए, इस पर आपको अभी माइंड नहीं लगाना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, टैक्स कंप्यूटेड ऑन इनकम शैल बी राउंडेड ऑफ द नियरेस्ट मल्टीप्लाइज ऑफ 10। फिर वही बात कही गई कि अब जो आप इनकम टैक्स की जो वैल्यू आएगी उसको भी आपको 10 के मल्टीप्लायर में क्या करना है, राउंड ऑफ कर लेना है। ठीक है, ये तो आपकी बात हो गई थोड़ा सा ये जनरल ओवरव्यू। ठीक है, इनकम को हम कैसे डिवाइड करते हैं, तो इनकम के आपको कोई भी पूछेगा आपके इनकम के कितने हेड है, तो 5 हेड है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है, अब हमें ये जानना है स्ट्रक्चर। देखिए, हर टैक्स का स्ट्रक्चर होता है, उसमें कुछ सेक्शंस होते हैं, उनको उस सेक्शंस के अकॉर्डिंग डिवाइड करके उनमें कुछ प्रोविजंस बना दिए जाते हैं कि किस सेक्शन में किसके बारे में हमने बात की है। इसको आप अभी केवल एक बार देख लीजिए। ठीक है, इसको आपको लर्न करने की ज़रूरत अभी नहीं है। ठीक है, देखिए इंट्रोडक्शन, सबसे पहले किसी भी एक्ट का जो फर्स्ट होता है टर्म होता है इंट्रोडक्शन होता है, उसमें उसके बारे में इंट्रोडक्शन लिखा होता है कि ये क्या है, कैसे है, और कुछ बेसिक टर्म्स दिए होते हैं। ठीक है, तो सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 4 तक इंट्रोडक्शन है। ठीक है, IT एक्ट का इंट्रोडक्शन जो है वह सेक्शन 1 से 4 तक में आपके गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट आपके आते हैं टैक्स इंसिडेंस। टैक्स इंसिडेंस में कुछ जो है आपके कह सकते हैं रूल्स और प्रोविजंस के बारे में बताया गया है। ठीक है, जैसे कि आप आगे पढ़ेंगे अभी रेसिडेंशियल स्टेटस। ठीक है, इस तरह, तो ये इसमें आपके सेक्शन 5 से लेके 9 में है। ठीक है, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक, अब देखिए, अब क्या है, कुछ इनकम्स ऐसे भी हैं जिनको भी एग्जम्प्ट किया गया है टैक्स से, इनकम टैक्स के दायरे में जिनको बाहर रखा गया है, जिनको की छूट है। ऐसी कौन सी इनकम है, इसके बारे में सेक्शन 10, 11, 12 एंड 13 में गिवन है। ठीक है, सैलरी जो है, हमारी सैलरी क्या है, सेक्शन 15 से 17 तक में है। सैलरी से रिलेटेड जितने भी हमारे प्रोविजंस बनाए गए हैं, क्या इसमें हमें इंक्लूड करना है, कितने डिडक्शंस मिलने हैं, वो सारे ही हमें सेक्शन 15 to 17 में मिलेंगे। ओके, हाउस प्रॉपर्टी, इसके बाद हमारा ये हाउस प्रॉपर्टी आ जाता है। ठीक है, सबसे जो कि आपका ईजीएस्ट चैप्टर होगा इस पूरी इनकम टैक्स में। ठीक है, ये आपकी सेक्शन 22 से 27 के तहत इसमें आपको मिलेगा। बिजनेस प्रोफेशन, ओके, ये आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन
जो कि आपके सेक्शन 28 टू 44 में है। ओके, फिर आपकी आ जाती है कैपिटल गेन के। कैपिटल गेन आपकी सेक्शन 45 से 55 तक है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज सेक्शन 56 टू 59। क्लबिंग ऑफ इनकम सेक्शन 60 टू 65। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि ये क्या क्या है। क्लबिंग ऑफ क्या होता है कि एक ऐसा कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें क्या होता है, किसी अदर पर्सन की इनकम को जो है किसी अदर पर्सन की इनकम मान ली जाती है और उसको उसी में ऐड करके उसके ऊपर जो है टैक्सेबल हो जाती है। इसके भी कुछ रूल रेगुलेशन प्रोविजंस है, जब ये आप चैप्टर वाइज चैप्टर्स जो है हम लोग बताएंगे आपको। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। ठीक है, जो कि जिसके बारे में सेक्शन 70 टू 80 है। ठीक है, इसके बाद आपके जब सारे ये सब टर्म्स हो जाते हैं तो कुछ डिडक्शंस दी जाती हैं जो कि सेक्शन 80 के अंतर्गत है। ठीक है, तो इसमें से आपको कुछ जो है डिडक्शंस मिलेंगे जिससे आपको छूट मिल जाएगी, कुछ हद तक आपको इनकम जो है में छूट मिल जाएगी। ठीक है, टैक्स पे करने से। तो ये सारे ही आपको चैप्टर बाय चैप्टर आपको ये सारे ही टर्म्स बताए जाएंगे। ठीक है, फिर आता है फिलिंग एंड रिटर्न्स ऑफ इनकम जो कि सेक्शन 139 प्लस 140 में है। ठीक है, मेनली 139 माना जाता है पर इसमें कुछ पार्ट इसका 140 में भी गिवन है। द डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, इसके बारे में सेक्शन 190 टू 206 में है। ठीक है, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स जो कि सेक्शन 207 से 219 में है। ठीक है, तो ये सारे आपको ये है सिर्फ एक ओवरव्यू है कि इसमें किस सेक्शन में कहाँ से कहाँ तक आपके किस बारे में आपको इसमें आपके रूल्स हैं। ठीक है, और जो सेक्शंस आपको यहाँ पे नहीं मिले हैं तो वो या आप समझ लीजिए या तो वो हटा दिए गए हैं या फिर वो आपके सिलेबस में नहीं है। ओके, तो आपका सिलेबस इतना ही है और इतना आपको पढ़ना है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू करते हैं कुछ आपके बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, जो कि आपको इसमें कुछ डिफिनेशंस हम आज बताएंगे। ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट का एक क्लास और हमें लगेगा आपको इस बेसिक कंसेप्ट को ख़त्म करने में। तो हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स ये हमारा फिनिश हो जाएगा। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कोई भी एक्ट हो उसमें जो है कुछ जो है आपके सेक्शन जो भी हमने आपको ऊपर बताया, तो हम इसको थोड़ा बहुत आपको सेक्शंस के बारे में बताएंगे, ज़्यादा नहीं। सेक्शंस आपको रटने नहीं है, जो मेन सेक्शंस रटने वाले होंगे वो हम आपको बताते चलेंगे। ठीक है, देखिए सेक्शन 1 किसी भी जो आपके टैक्स का जो सेक्शन या एक्ट का सेक्शन 1 होता है उसमें उसके स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी के बारे में लिखा होता है। ठीक है, मतलब कि इस जो एक्ट है इसका दायरा क्या है। तो हर एक्ट के में जो कोई भी एक्ट आप उठा के देख लो उसके सेक्शन 1 में उसके स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी के बारे में लिखा होगा। ठीक है, मतलब जो ये हमारा इनकम टैक्स एक्ट है ये इसमें लिखा होगा कि ये इंडिया में एप्लीकेबल है। ठीक है, जो ये एक्ट है पूरी ऑल ओवर इंडिया में आपके सेम रेट और टैक्स के सेम रूल और रेगुलेशन एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, किसी भी आपके फिर सेक्शन 2 में जो है क्या आ जाती है, डिफिनेशंस आ जाती हैं, कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में डिफिनेशन बताई जाती है कि हमने इस एक्ट के तहत जो है पर्सन किनको माना है। ठीक है, तो इनकम क्या है, इनकम में हम क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करेंगे और क्या क्या चीज़ें इंक्लूड नहीं करेंगे, इस तरह की डिफिनेशंस। ठीक है, तो ये तो इनकम टैक्स की बात है, तो यहाँ पे हमने इनकम लिया, पर्सन लिया। तो कोई भी आप एक्ट उठा के देख लीजिएगा तो उसके सेक्शन 1 में आपको उसकी स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी के बारे में होगा। दूसरा सेक्शन 2 में डेफिनेशन। ओके स्टूडेंट्स, इसके जो है सेक्शन 3 में प्रीवियस ईयर के बारे में है और सेक्शन 4 जो है चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है, कि मतलब सेक्शन 4 में ये लिखा है कि चार्जिंग हम टैक्स को कैसे चार्ज करेंगे और किस पर चार्ज करेंगे और कब चार्ज करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम सेक्शन 4 के बारे में बात करते हैं। ठीक है, चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स सेक्शन 4। तो सेक्शन 4 में आपके ये लिखा हुआ है, सबसे पहले डिटेल पढ़िए क्या लिखा हुआ है। एवरी पर्सन whose total income during the previous year। ओके, मतलब ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसका टोटल इनकम ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। ठीक है, ये सारे आपको अभी आगे डेफिनेशन के थ्रू बताएंगे कि प्रीवियस ईयर क्या होता है, पर्सन्स में क्या इंक्लूड है। whose previous year
total income during the previous year exceeds basic exemption limit becomes an SSC and is liable to income tax at the rate and rates prescribed in the Finance Act and Income Tax Act applicable for the relevant assessment year. ओके, तो ये आपकी क्या कह रहा है, सेक्शन 4 क्या कह रहा है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी जो इनकम है वो किस पीरियड की होगी, प्रीवियस ईयर की, वो ज़्यादा हो जाएगी जब उसकी एग्जेम्पशन लिमिट से, जैसे अगर आपके एक्ट में लिखा है कि 2 लाख तक की आपकी जो है इनकम जो है एग्जेम्प्ट है, इसके ऊपर अगर आपकी इनकम है तो आपको टैक्स पे करना होगा, तो वही है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से जब एसएससी का मतलब करदाता, जो भी कर जो टैक्सेबल जिसकी इनकम है, तो क्या होगा जब करदाता की इनकम प्रीवियस ईयर की एग्जेम्पशन लिमिट से क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, तो वो टैक्स पे करने के लिए लाइबल होगा प्रेस्क्राइब रेट पर, जो भी रेट आपके प्रेस्क्राइब किए होंगे फाइनेंस एक्ट के तहत, ठीक है। और ये कब हमें देना होगा, फॉर द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, ठीक है, रिलेवेंट असेसमेंट ईयर में हमें पे करना होगा। अब आगे हम एक एक डेफिनेशन पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि पर्सन्स में क्या इंक्लूड है, प्रीवियस ईयर से क्या मतलब है हमारा, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट्स का क्या मतलब है, एसएससी में कौन लोग होते हैं, और असेसमेंट ईयर से हमारा क्या मतलब है, कौन से ईयर को हम असेसमेंट ईयर मानेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हमने ये वाली सेक्शन को इसलिए उठाया कि इसमें ये कहा गया है कि कोई भी पर्सन जिसकी इनकम, जो टोटल इनकम है प्रीवियस ईयर की टोटल इनकम एग्जेम्प्टेड लिमिट से ओवर होगी तो वो करदाता माना जाएगा और उसे टैक्स पे करना होगा प्रिस्क्राइब रेट, थ्रू प्रिस्क्राइब रेट, और जो कि हमारी किस में है, डिफाइन की गई है फाइनेंस एक्ट में। ओके स्टूडेंट्स, और ये कब हमें पे करना है, असेसमेंट ईयर में, ठीक है। तो हाउ एवर हिज टोटल इनकम शैल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस, और हमें इस चीज़ में ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारा जो है करदाता है एसएससी है, उसकी रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है। ओके, रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में अभी आपको एक पूरा चैप्टर आगे पढ़ाया जाएगा, ठीक है, कि वो इंडिया का रेसिडेंट है या नहीं है, या अगर कोई व्यक्ति को की रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे हम निकालते हैं कि वो रेसिडेंशियल है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, या एनआरआई है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपकी कलम, तो हमारी जो है आपको बस ये ध्यान, अब ये समझ में आ गया होगा, किसी भी व्यक्ति की जो है इनकम टैक्स आप रेसिडेंशियल स्टेटस के थ्रू निकालते हैं। सबसे पहले हमें उसे ये देखना होता है कि वो इंडिया का व्यक्ति है या नहीं है, तो ही हम उस पर टैक्स लगाएंगे, और वो जो इनकम वो जनरेट कर रहा है वो उसकी टैक्सेबल लिमिट से कम है या ज़्यादा है, ठीक है। इतना आ गया समझ में। अब हम देखते हैं पर्सन, जैसा कि सबसे पहले इसमें कहा गया है पर्सन, ठीक है। पर्सन में हम क्या किन्हें लेंगे, ऐसा नहीं कोई एक व्यक्ति केवल आ गए तो उन्हें ही हम केवल लेंगे। पर्सन में बहुत कुछ, ये एक बहुत बड़ा वाइड वर्ड है, अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द है, देखने में ये छोटा लग रहा है लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है, वर्ड है, इसने अपने अंदर बहुत सी चीज़ें छुपा रखी हैं, ठीक है। देखिए पढ़ते हैं, पर्सन, ऐसे तो हम पर्सन्स को एक इंडिविजुअल पर्सन मान के चलते हैं कि कोई एक इंडिविजुअल है XYZ, ये हमारे इंडिविजुअल पर्सन हो गए, ठीक है। पर इनकम टैक्स एक्ट के तहत जो है पर्सन्स में कुछ चीज़ें और इंक्लूड की गई हैं फॉर जो है आपके फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग इनकम टैक्स, ठीक है। इनकम टैक्स इज लेवी ऑन द टोटल इनकम, ठीक है। तो इनकम टैक्स जो है आप किसी भी पर्सन के टोटल इनकम पे लेवी किया जाता है, ठीक है, ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑफ एवरी पर्सन, ओके, प्रीवियस ईयर की इनकम पे। इन जनरल टर्म्स द मीनिंग ऑफ ए पर्सन कैन बी इंटरप्रिटेड इन ए शॉर्ट टर्म, ठीक है। तो हमें ये पता है कि इनकम टैक्स किस पे लगाना है, किसी व्यक्ति की टोटल इनकम के जो उसने प्रीवियस ईयर में अर्न की है। अभी आप आगे ये समझ जाओगे कि प्रीवियस ईयर क्या होते हैं, ठीक है। अभी आप पहले पर्सन पे कंसंट्रेट करो। तो इनकी जो मीनिंग है पर्सन की जो है IT की सेक्शन मतलब इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन 2 और सब सेक्शन 31 में गिवन है। तो अब ये इसमें एक वर्ड है पर्सन इंक्लूड, ओके स्टूडेंट्स।
तो पर्सन्स में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं? पर्सन में केवल हम एक व्यक्ति को नहीं इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला फर्स्ट चीज़ हम क्या इंक्लूड करते हैं? एन इंडिविजुअल, ठीक है। ये तो आपके इंक्लूड होंगे एन इंडिविजुअल, ठीक है। अब एन इंडिविजुअल में कोई भी व्यक्ति आ जाएगा जो कि क्या कर रहा हो? इनकम जनरेट कर रहा हो, ठीक है। फिर चाहे वो मेजर हो, माइनर हो या फिर सीनियर हो, तो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग सभी को हमने इनकम टैक्स के दायरे में एक इंडिविजुअल पर्सन माना है, चाहे वो मेजर हो यानी कि एबव 18 ईयर्स हो, बिलो 18 ईयर्स हो, चाहे वो 60 ईयर्स से का पर्सन हो या एबव 60, सीनियर हो, सुपर सीनियर हो, सभी को जो है इसमें इंक्लूड किया गया है। अनसाउंड माइंड का हो, साउंड माइंड का हो, जो भी व्यक्ति इनकम जनरेट कर रहा है उसे जो है एज ए इंडिविजुअल पर्सन हम इंक्लूड करेंगे पर्सन्स में। सबसे पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। कोई भी व्यक्ति चाहे वो माइनर हो, मेजर हो, ठीक है, सीनियर सिटीजन हो, अनसाउंड माइंड का हो, साउंड माइंड का हो, ठीक है। मान लीजिए कोई पर्सन है जो है अभी तक वो इनकम जनरेट कर रहा था, बहुत अच्छा अपना काम कर रहा था, लेकिन अचानक से उसके माइंड में कुछ डिस्टर्बेंस आ जाए, ठीक है, पागल हो जाए वो, ठीक है, तो क्या होगा? ऐसा थोड़ी कि उसकी इनकम जो अभी तक उसने इनकम जनरेट की है उस पर टैक्स नहीं लगेगा, उसको भी हम टैक्स के दायरे में लेंगे। तो सबसे पहले पर्सन में हमारे क्या इंक्लूड होगा? एक इंडिविजुअल, एनी इंडिविजुअल पर्सन, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई बात। अब सेकंड ये आप देख रहे हैं ए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है। जैसे कि आपने सुना होगा कई फैमिली ऐसी होती हैं जो वो क्या करती हैं? अपना एक बिजनेस खोल लेती हैं, ठीक है। जैसे कि ये मान लीजिए कोई उनका हेड है, फैमिली का हेड है, ठीक है। इनके जो है एक सन है, ठीक है, एक डॉटर है, ठीक है, एक और इनके सन है। तो ये सभी लोग मिलके क्या कर रहे हैं? अपनी फैमिली का ही बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। अब सन की वाइफ है, ठीक है, इनकी भी वाइफ है और इनकी भी वाइफ होंगी, ओके। तो ये सभी लोग, ठीक है। तो ये जो बिजनेस होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये क्या है? किसी परिवार का बिजनेस होता है और इसका जो है आपका इनकम टैक्स जो है किसी परिवार के नाम से बनता है, ठीक है। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा ना, कुछ लोग जो है अपने परिवार के बिजनेस को ही आगे बढ़ाते। पहले दादा के नाम से खोला गया था, फिर उनके जो है बच्चों ने किया, ठीक है, फिर बच्चों के उनके सन हैं, इनके भी सन हैं, उनने संभाला, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है? दादा पोतों की पुश्तैनी पीढ़ियाँ जो है उसी बिजनेस को संभालती चली आ रही होती हैं, ठीक है। तो इसे जो है हम क्या मानते हैं? इसे हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के रूप में मानते हैं। ये एक ऐसा परिवार होता है जिसमें कोई भी व्यक्ति इंक्लूड हो जाता है जन्म से उस बिजनेस में हिस्सा पाने का अधिकारी हो जाता है। और इसमें भी क्या करना है? तो इन सभी को भी टैक्स देना होता है, ठीक है। अब इसमें अगर इसके बच्चे हैं, उन्होंने शादी कर ली, ठीक है, तो उनकी वाइफ्स को भी इंक्लूड कर लिया जाएगा, ठीक है। डॉटर जब तक अनमैरिड है तो वो उनकी जो है इसमें इंक्लूड रहेगी। जैसे ही इसकी मैरिज हो जाएगी तो ये क्या चली जाएगी? वो दूसरी फैमिली में चली जाएगी, तो वो उनकी फैमिली की जो है मानी जाएगी पार्टनर, ओके। तो ये जब तक अनमैरिड है वो यहाँ पे इंक्लूड होगी, और जैसे इसकी मैरिज हो गई वो कहाँ चली जाएगी? अदर फैमिली में इंक्लूड हो जाएगी। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या होती है? इज़ ए फैमिली विच कंसिस्ट ऑल पर्सन्स lineally descended from a common ancestor include their wives and unmarried daughter। मतलब कॉमन एंसेस्टर का मतलब है पीढ़ी दर पीढ़ी जो है आप इसमें अपने आप ही इंक्लूड होते जाएंगे। इसमें ना ही किसी हमें कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत है और ना ही हमें कुछ अलग से प्रोविज़न्स करने होते हैं इंक्लूड करने के लिए। जैसे पार्टनरशिप फर्म में अगर कोई नया पार्टनर लेके आना होता है तो हमें बहुत सारे प्रोसेस करने होते हैं, सभी पार्टनर्स की सहमति लेनी होती है। ऐसा इसमें नहीं है। इसमें क्या है? कोई भी नया बच्चा जो आपकी फैमिली में आ रहा है वो अपने आप ही जन्म से क्या माना जाएगा? इस जो है आपके परिवार का जो बिजनेस चल रहा है इसका सहभागी माना जाएगा, ठीक है।
कॉमन डिसेंडेंट फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर, मतलब वो अपने आप ही उसका जो भागीदार बनता चले जाएगा, जितने नए जो है नई पीढ़ियाँ इसमें आती चली जाएंगी, ठीक है। और या जो डॉटर हैं वो अगर जब तक अनमैरिड है वो हमारी फैमिली की मानी जाएंगी, उनको भी इसमें शेयर मिलेगा, और मतलब इस बिज़नेस में, ठीक है, जो भी प्रॉफिट या अर्निंग हो रही है। लेकिन अगर इनकी जो है उनकी मैरिज हो जाती है तो इनका पार्ट इसमें न जोड़ के दूसरे जो फैमिली में इनको शेयर मिलने लगेगा, ठीक है। तो इसका मतलब इन जनरल टर्म कह सकते हैं, कोई भी फैमिली जो अपना हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है और अपना बिजनेस खुद का चला रही है, तो वो भी आपको इसमें पर्सन में इंक्लूड करेंगे, ठीक है। हिंदू HUF मैनेज बाय सीनियर मोस्ट मेल मेंबर ऑफ द फैमिली विच इज़ नोन एज कर्ता, ठीक है। तो जो HUF है इसमें जो है आपका इनकम टैक्स का जो कह सकते हैं आप फाइल बनेगी, वो किसके नाम से बनेगी, जो सीनियर मोस्ट मेल पर्सन होगा उसके नाम से बनाया जाता है, जिसे हम कर्ता बोलते हैं। तो यहाँ पे जो पूरे परिवार की इनकम होगी उसमें एक साथ जो है आपका जो है कह सकते हैं आप इनकम शीट जो आप बनाओगे वो पूरा कर्ता के नाम से ये प्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। और ये जो अलग अलग पर्सन हैं ये इनकी अलग अलग नाम से भी आप बना सकते हैं। ये अपना मान लीजिए ये वाले बिजनेस में तो इंक्लूड है ही, साथ में कुछ और भी अपना एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं अपनी एबिलिटी के तहत, या कोई कोचिंग क्लास चला रहे हैं, या कोई मान लीजिए आप कुछ और भी आप योगा क्लास चला रहे हैं, डांसिंग म्यूज़िक स्कूल है। तो अगर इसके तहत जो है एक तो ये आपकी जो है हेड है, ये तो आप बनाएंगे ही बनाएंगे, ठीक है, सैलरी स्टेटमेंट। साथ में इनकी ये जो पर्सन्स हैं मेल पर्सन्स जो हैं, इनकी अगर अलग से अपनी कोई जो अपनी योग्यता के तहत जो है किसी भी मेंबर की, चाहे कोई भी हो, उसकी अगर अपनी खुद की योग्यता के माध्यम से उसने कोई पर्सन है जिसने कमाया है, उनके नाम से भी अलग अलग क्या बनेगा, इनकम टैक्स फाइल बनाई जाएगी, ठीक है। ये तो आपने जान लिया। सबसे पहले तो पर्सन इंक्लूड होते हैं हमारे, उसके बाद एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की जो है इनकम भी इसमें कंप्यूट की जाएगी, ठीक है। पर्सन एज ए पर्सन इंक्लूड होगा, ठीक है। कोई कंपनी है, जैसे आपने देखा है कंपनी कहीं होती है, डोमेस्टिक कंपनी भी हो सकती हैं और फॉरेन कंपनी भी हो सकती हैं। बस फ़र्क यह हो जाएगा कि डोमेस्टिक कंपनी के कुछ अलग रेट डिसाइडेड हैं टैक्स के, और फॉरेन कंपनी के कुछ अलग रेट हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एक फर्म, कोई भी पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, और लिमिटेड लायबिलिटी फर्म, ये दोनों ही फर्में आपके कहाँ इंक्लूड है, IT एक्ट के तहत पर्सन में इंक्लूड होंगे, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म में आपको पता है कि सभी की लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है, ठीक है। अगर लॉस में चले गए तो इनकी पर्सनल जो है एसेट से भी ये लॉस कवर किया जाएगा। तो और इसी का दूसरा रूप है लिमिटेड लायबिलिटी फर्म। इसमें क्या होता है, किसी एक पार्टनर की जो है लायबिलिटी को अनलिमिटेड कर दिया जाता है और बाकी के पार्टनर्स की लिमिटेड लायबिलिटी होती है, ठीक है। एक पार्टनर की क्या कर दी गई, अनलिमिटेड, और बाकी की लिमिटेड लायबिलिटी फर्म जो है लायबिलिटी होती है, इसलिए इसको हम लिमिटेड लायबिलिटी फर्म भी बोलते हैं, ठीक है। बस हमारा यहाँ बताने का ये था मोटिव कि इसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं, हमें इसको ज़्यादा डीपली इसके बारे में भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो क्या आ गए, सबसे पहले तो कोई इंडिविजुअल पर्सन हो गया, चाहे वो मेजर हो, माइनर हो, साउंड माइंड का हो या अनसाउंड माइंड का हो। सेकंड हमारे HUF आ गए हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली आ गई, ठीक है। नेक्स्ट हमारी कंपनी आ गई, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे फॉरेन हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारी फर्म आ गई, पार्टनरशिप फर्म हो या लिमिटेड लायबिलिटी फर्म हो, ठीक है। अब एक चीज़ और हमारी आ गई, एन एसोसिएशन ऑफ पर्सनस और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, ओके। अब ये आप कहेंगे कि AOP क्या है और ये BOI क्या है। तो AOP क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सनस होता है, कुछ व्यक्तियों का समूह जो है मिलके कोई वर्क करे, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, कुछ प्रोडक्शन हाउसेज होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। पर फ़र्क इसमें क्या है, ये भी व्यक्तियों का समूह है और ये भी व्यक्तियों का समूह है, ठीक है। पर इसमें व्यक्तियों के समूह में क्या होता है, कोई पर्सन इंक्लूड हो सकता है और कोई कंपनी भी इंक्लूड हो सकती है और कोई फर्म भी इंक्लूड हो सकती है, ठीक है। मतलब क्या है, कंपनी तो खुद एक व्यक्तियों का समूह है और फर्म में भी कई व्यक्ति होते हैं, लेकिन क्या है एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स में क्या होता है, इनके पर्सन्स में
आपके कोई एक इंडिविजुअल भी इंक्लूड हो सकता है, कंपनी भी इंक्लूड हो सकती है, फर्म भी इंक्लूड हो सकता है, ठीक है। और BOI का मतलब है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। में क्या होता है, ये भी व्यक्तियों का समूह है, पर इसमें केवल इंडिविजुअल्स ही इंक्लूड होंगे। इंडिविजुअल कई सारे इंडिविजुअल्स ने मिलके एक ग्रुप बना लिया, और इसमें जो है इंडिविजुअल्स भी इंक्लूड होंगे, कंपनी को भी एक इंडिविजुअल माना जाएगा, इसमें एक व्यक्ति माना जाएगा, ठीक है। और ये भले ही ये कंपनी है, ये अपना एक अलग बिजनेस एज ए कंपनी चला रही है, और ये फर्म है, ठीक है। तो ये मेन फर्क होता है, और कोई खास डिफरेंस इसमें नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह की कोई संस्थाएं हैं तो वो भी आपकी इंक्लूड इनकम टैक्स के दायरे में एज ए पर्सन उनको नो माना जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी में आपके जितने भी म्यूनिसिपली जो आपके आ जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड आ जाते हैं, कंटोनमेंट बोर्ड होते हैं, ठीक है, जितने भी इस तरह की म्यूनिसिपैलिटी होती है ना, वो जैसे आपके इसमें इंक्लूड हो जाएंगे लोकल अथॉरिटी में, जो जिनको जो है गवर्नमेंट के तहत इनका की जो है बनाया गया हो, ठीक है। तो इन पे भी टैक्स लगेगा, इनकी भी जो इनकम होगी उनको भी जो है कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 7th, एवरी आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन AJP नॉट फॉलिंग विद इन एनी ऑफ प्रिसीडिंग सब क्लास, ठीक है। तो कोई भी जो आर्टिफिशियल जुडिशियरी पर्सन होगा, इसको भी हम कहाँ करेंगे इंक्लूड, इनकम टैक्स में एज ए पर्सन हम माने जाते हैं, ठीक है। अब आर्टिफिशियल जुडिशियरी पर्सन का मतलब होता है जैसे कोई भी संस्था है, जैसे कि यूनिवर्सिटी हो गई, बार काउंसिल्स हो गए, ठीक है, तो इनको भी हम क्या करेंगे, बैंक्स हो गए, ये हमारे क्या है आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है। तो इनको भी हम कहाँ इंक्लूड करेंगे, एज ए पर्सन, इसमें इंक्लूड करेंगे इनकम टैक्स के दायरे में। अब गॉड का मतलब यहाँ पे आप क्या करेंगे, भगवान भी टैक्स देंगे, ठीक है। तो भगवान से मतलब यहाँ ये है कि जो गॉड के नाम से, भगवान के नाम से जो भी संस्थाएं खोली जाती हैं, मंदिर मस्जिद हो गए, चाहे गुरुद्वारा या चर्च हैं, तो इनकी भी जो है अर्निंग, या आप देखते हैं मंदिर में कितनी अर्निंग होती, कितना भक्त लोग चढ़ावा चढ़ा के जाते हैं, सोने चांदी से तौल देते हैं भगवान को, नोटों से, रुपयों से, तो ये सारा रुपया सरकार ले जाती है, भगवान थोड़ी लेते हैं। और सरकार जो है इन मंदिरों की इनकम पे जो है क्या लेती है, टैक्स लेती है, ठीक है। तो ये भगवान, यहाँ ऐसा नहीं भगवान आएंगे ऊपर से टैक्स देने, नहीं, भगवान के नाम से जो संस्थाएं बनाई गई हैं, ठीक है। तो आपने ये देखा पर्सन एक वर्ड जो है, जो देखने में अपने आप में बहुत छोटा, उसमें कितने लोग इंक्लूड हैं, तो इसमें आपके इनकम टैक्स के दायरे में कोई भी ऐसा व्यक्ति है नहीं है जो छूटेगा। इस तरह से इन्होंने अपना टैक्स जो है बनाया है कि कोई भी व्यक्ति इस टैक्स के दायरे से बाहर नहीं जा सकता है, जिसने भी इनकम जनरेट की है तो उसे उसको उस इनकम पे टैक्स देना ही है, ठीक है। द डेफिनेशन ऑफ पर्सन स्टार्ट विद द वर्ड्स इंक्लूड्स, ठीक है। तो ये जो आपका पर्सन का जो वर्ड है, ये किससे इंक्लूड स्टार्ट होता है, इंक्लूड से। देयरफॉर द लिस्ट इज इंक्लूसिव नॉट एग्जॉस्टिव, ठीक है। मतलब इसका मतलब है कि ये सारे ही चीज़ें जो है, ये सारे ही जो हमने टर्म्स बताए, ये सारे ही आपके पर्सन में इंक्लूड होंगे, ठीक है। इनको हम बाहर नहीं छोड़ सकते, ठीक। नेक्स्ट, ओके, क्लियर है स्टूडेंट्स। देखिए अब हम नेक्स्ट जो है आपका कंसेप्ट लेंगे, जो अभी आपने ऊपर पढ़ा था, जैसे यहाँ पे पर्सन में समझ लिया कि पर्सन में हम क्या क्या लेंगे, कौन से लोगों को इंक्लूड करेंगे। अब हमने क्या, कोई भी व्यक्ति जो टोटल, जिसकी टोटल इनकम कमा रहा है किसमें, प्रीवियस ईयर में, ठीक। अब हमें यहाँ पे ये समझना है ये प्रीवियस ईयर क्या है, ठीक है, किसे हम प्रीवियस ईयर मानेंगे। देखिए असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर दोनों को हम साथ में लेके चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए, जो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग जो आपका ईयर है वो कब स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। 1 अप्रैल से स्टार्ट होके ये कब फिनिश होता है, 31 मार्च को, ठीक है। ये होता है। तो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग में जो आपका है साल का पहला दिन कौन सा है, 1 अप्रैल है, और आखिरी दिन 31 मार्च है। ऐसा नहीं कि आपने नए 1 जनवरी आई, नया साल आ गया, नया साल आया, पटाखे फोड़े, केक जो है डिस्ट्रीब्यूट किए तो यही नया साल हो गया, यही आपका नहीं, ठीक है।
तो आपके अकाउंटिंग जो इनकम टैक्स के तहत जो है आपका न्यू ईयर कब शुरू होता है, 1 अप्रैल, और 31 मार्च को ये फिनिश होता है। इसीलिए आपने देखा होगा आप जो है ईयर कैसे लिखते हो, इस तरह से लिखते हैं हम लोग इनकम टैक्स में। जहाँ भी आप देखोगे 1819, ठीक है, 1918 इस तरह से, 1920 इस तरह से लिखते हैं हम लोग, ठीक है। अब ये 20 to 21 इस तरह से हम ईयर डिनोट करते हैं, ठीक है। यानी कि ये सारे अप्रैल से स्टार्ट होते हैं और ये मार्च में ख़त्म होते हैं, ठीक है। ये तो एक बात हो गई, ठीक है। असेसमेंट ईयर क्या होता है, जो ईयर हमारा, चलिए पहले प्रीवियस ईयर आपको बताते हैं। जब हमने बिजनेस कोई, हम किसी, जैसे आप कहीं जाते हो किसी जॉब के लिए, तो आप एम्प्लॉयर से पूछते हो ना कि आपको कितनी, क्या मिलेगा रेम्यूनरेशन, क्या सैलरी मिलेगी, तो आपको क्या बताता है, 15 मिलेगी आपको, 15 लाख मिलेगी पर एनम, ठीक है, पर एनम। पर एनम मिलेगी, यानी पर ईयर, एक साल में आपको 15 है। तो ये जो क्या होता है, आपकी किसी टर्म से, टाइम पीरियड से आपका जुड़ा होता है कोई भी इनकम आपकी, ठीक है। तो इसमें भी आपको एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड की क्या करना होता है, इनकम कंप्यूट करना होता है। वो टाइम पीरियड क्या होता है, प्रीवियस ईयर। यानी प्रीवियस ईयर ऐसा ईयर होता है जिसमें आपने इनकम जनरेट की है, इनकम अर्न की है, ठीक है, इनकम कमाई है, चाहे वो आपने सैलरी के थ्रू कमाई हो, बिजनेस के थ्रू कमाई हो, हाउस प्रॉपर्टी के थ्रू कमाई हो, या आपने कोई जो है कैपिटल आपने ट्रांजेक्शन्स किए हो, किसी भी माध्यम से कमाई हो, और एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है जिसके तहत आपने कमाई हो, ठीक है। तो आपको, जैसे आप जब हर साल काम करोगे तो आपको हर साल जॉब करोगे, हर साल सैलरी मिलेगी, हर साल सैलरी मिलेगी तो हर साल उस पर आपको टैक्स देना होगा, ठीक है। तो ये हमारी कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहता है। तो जिस ईयर में हम टैक्स क्या, जो इनकम क्या कर रहे हैं, हम अर्न कर रहे हैं, ठीक है, वही टाइम पीरियड क्या होता है, हमारा प्रीवियस ईयर होता है। प्रीवियस ईयर एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसपे हमने इनकम कमाई है, ठीक है। इनकम अर्न ड्यूरिंग द ईयर इज टैक्सेबल इन द नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तो जो इनकम हम जिस साल कमाते हैं उस साल को हम प्रीवियस ईयर बोलते हैं, और आगे आने वाले साल में हमें उसमें क्या देना होता है, टैक्स देना होता है। तो जो आगे जस्ट जो बात का नेक्स्ट ईयर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, असेसमेंट ईयर बोलते हैं, ठीक है। दोनों को हम साथ में लेके चल रहे हैं, देखिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई आपने जो है जॉब पे गए, आपने जो है, कोई ज़रूरी नहीं है आपको अप्रैल में ही मिल जाए, फिर भी हम आप मान के चलते हैं, आप गए 1 अप्रैल 2018, ठीक है, 18 में है, ठीक है। तो आपको मिली इनकम 19 तक, यानी कि 31 मार्च 2019, ठीक है। तो इस टाइम पीरियड में आपने ये क्या किया है, इनकम कमाया है, ठीक है, इनकम क्या की है, आपने अर्न की है। तो इस पूरे साल में जो भी आपने इनकम जनरेट की है, चाहे वो आपने सैलरी के माध्यम से की हो, चाहे आपने हाउस प्रॉपर्टी के माध्यम से, या फिर अपने बिजनेस या प्रोफेशन या और भी कैपिटल गेन्स के माध्यम से, ये पूरे साल की इनकम को हम मार्च में क्या करते हैं, मार्च के बाद इसको क्या करते हैं, कंप्यूट किया जाता है, और इस पर टैक्स कब लगता है, अगले आने वाले ईयर में। यानी कि आपका जो है 1 अप्रैल से 1 अप्रैल 2019 से जो ईयर स्टार्ट होगा और 31 मार्च 2020 को ख़त्म होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, प्रीवियस ईयर, जिसमें आपने इनकम कमाई, और इसके बाद वाला ईयर क्या हो गया, ये असेसमेंट ईयर हो गया, ठीक है। अब जब इस ईयर में आपने इस ईयर की जो है इनकम पे जो है कब दिया, इस वाले ईयर में आपने पेमेंट की टैक्स। अब जब इस ईयर की जो इनकम होगी,
ठीक है। अब आपने ऐसा तो नहीं नौकरी 1 साल की छोड़ देंगे, आप तो जॉब करोगे तो आपको जो है सैलरी तो मिलेगी ही मिलेगी। ये अलग अलग बात है कि जॉब बदलती रहती है ना, लोगों की पोस्ट बदलती रहती हैं, लोग प्रमोशन करते रहते हैं। तो इस ईयर की जो इनकम होगी उस पर कब हमारा टैक्स जो है कंप्यूट होगा, ये नेक्स्ट आने वाली ईयर में 1 अप्रैल 2020 से जो कि स्टार्ट होगा और ख़त्म कब होगा 31 मार्च 2021। ठीक है, 21। अब सिर्फ हमने 21 और 20 लिखा है, इसको आप समझ लीजिएगा ये 2020 है और ये 2021 है। ठीक है, तो इस वाली इनकम के लिए तो ये तो प्रीवियस ईयर हो गया इस वाली इनकम के लिए, और ये क्या हो गया आपका असेसमेंट ईयर। ठीक है, क्लियर है। तो क्या होता है, जो हम जिस ईयर में हमने इनकम जनरेट की, ठीक है, उस पर टैक्स कब लगेगा हमारे असेसमेंट ईयर में। ठीक है, फिर हमने इसमें इनकम जनरेट की तो हमारा टैक्स कब लगेगा इस वाले ईयर में। तो जिस ईयर में हम क्या करते हैं इनकम को जनरेट करते हैं, उस ईयर की इनकम पे नेक्स्ट ईयर जब हमारा इनकम लगता है तो वो क्या हो गया असेसमेंट ईयर, और जिस ईयर में इनकम हमने जनरेट की है वो क्या है हमारा प्रीवियस ईयर। तो ये प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर हर साल के लिए बदलता रहता है। ठीक है, तो आपके एग्ज़ाम में इस तरह से भी क्वेश्चन आपके दिए होते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस में। आपने देखा होगा बीकॉम की क्लासेस में आता है, जैसे लिखा होता है कि आपके ऑप्शन में कि आपके ये गिवन ईयर है, आप इसका असेसमेंट ईयर बताइए क्या होगा। ठीक है, इस तरह से आपके क्वेश्चन जो है आपके डिफिनेशन से भी शॉर्ट क्वेश्चंस बन जाते हैं। जैसे वहाँ पे लिखा होगा कि 2017-18 किसी ईयर का भी वो पूछ सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं करंट ईयर का पूछे। इस तरह से लिखा होगा 17-18 है ये आपका प्रीवियस ईयर है, अगर मान ले तो आपका इसका असेसमेंट ईयर क्या होगा, तो इसके नेक्स्ट बाद वाला 18-19। ठीक है, आप आसानी से बता लेंगे। ठीक है, अगर इसी तरह से अगर वो पूछेंगे कि 18-19 अगर उन्होंने लिख दिया है 18-19 हमारा क्या है प्रीवियस ईयर है, तो हमारा असेसमेंट ईयर क्या होगा 19-20। ठीक है, 19-20। ठीक है, या कभी उल्टा भी लिख सकते हैं, कह देंगे कि ये हमारा असेसमेंट ईयर है तो आप इसका प्रीवियस ईयर बताइए, तो ठीक पहले का ईयर प्रीवियस ईयर होगा। ठीक है, इस तरह से ये लिखा है तो ठीक पहले का असेसमेंट ईयर पूछ रहे हैं तो उसके ठीक बाद वाला। ठीक है, और जो अगर हमसे प्रीवियस ईयर पूछा जा रहा है तो उससे ठीक पहले वाला ईयर हमारा प्रीवियस ईयर होगा। ओके, क्लियर है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रीवियस ईयर क्या होते हैं और असेसमेंट ईयर क्या होते हैं। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। इनकम अर्न ड्यूरिंग द ईयर इज टैक्सेबल इन नेक्स्ट ईयर। द डेफिनेशन ऑफ प्रीवियस ईयर गिवन अंडर सेक्शन 3 ऑफ एक्ट। प्रीवियस ईयर इज द ईयर इन विच इनकम इज अर्न। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर कौन सा ईयर होता है जिसमें हमने इनकम अर्न की है। ओके, जो प्रीवियस ईयर हमारा कौन सा होता है जिसमें हमने इनकम अर्न की है, ये वाला। ठीक है, जिसमें हमने इनकम अर्न की है। प्रीवियस ईयर इज द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएट प्रीसीडिंग द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। तो हमने क्या बताया, जो असेसमेंट ईयर के ठीक पहले का ईयर होता है वो क्या होता है प्रीवियस ईयर, और हमें इनकम कौन सी इनकम पे टैक्स पे करना होता है प्रीवियस ईयर की इनकम पे। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा है यहाँ पे कि फॉर एग्जांपल 1989 टू 90 ऑनवर्ड्स। ठीक है, एवरी टैक्स पेयर इज ऑब्लाइज टू फॉलो फाइनेंशियल ईयर। ये है 1 अप्रैल से जो कि स्टार्ट होगा 31 मार्च को वो कि ख़त्म होगा। ये क्या है प्रीवियस ईयर माना जाएगा। फॉर ए न्यूली सेटअप, अब ये आपको थोड़ा सा भी हम बताते हैं, थोड़ा सा अलग टर्म है। ये मान लीजिए अब ये आपको समझ में आ गया होगा। प्रीवियस ईयर क्या होता है, जिस ईयर में हमने इनकम अर्न की है, और हमारा जो है असेसमेंट ईयर क्या होता है, जिस ईयर में हम टैक्स पे करेंगे। तो प्रीवियस ईयर की इनकम पे असेसमेंट ईयर पे हमें इनकम क्या करना है, पे करना है। जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले जो हमने डेफिनेशन दी थी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4, ये रहा। ठीक है, इसमें आपने देखा था एवरी पर्सन हुज टोटल इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, है ना। प्रीवियस ईयर क्या है, जिसमें आपने अर्न की है, एक्सीड अगर हो जाती है जो आपकी कर मुक्त सीमा बेसिक एग्जम्पशन लिमिट,
जो आपकी जो है कर मुक्त सीमा से ज़्यादा हो जाएगी जब इनकम, तो आपको पे करना होता है प्रीवियस ईयर की इनकम पे, असेसमेंट ईयर में आपको टैक्स पे करना है। ठीक है, क्लियर है? ये असेसमेंट हो गया प्रीवियस ईयर। अब कुछ इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी दी हुई है। ठीक है, मान लीजिए कोई बिजनेस है, किसी ने नया सेट किया है या किसी ने नई जॉब प्राप्त की है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप अप्रैल में ही नया सेट करोगे या आपने अप्रैल में ही जॉब आपने प्राप्त की। ठीक है, तो कभी ऐसा भी हो सकता है बीच में आप मिली, आपको अक्टूबर में आपने स्टार्ट किया, सितंबर में स्टार्ट किया, नवंबर में स्टार्ट किया, तो हम वहाँ पे क्या मानेंगे? ऐसी तो आप ये कहोगे कि ये तो पूरा साल पूरा ही नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट ने जो है कुछ छूट दी है। वहाँ पे ये कहा है टैक्स एक्ट ने, आप जिस दिन से पहले दिन से आप नया बिजनेस अपना स्टार्ट करोगे, उस दिन से लेके जो भी आपका जैसे 30 उसके बाद आने वाला जो भी 31 मार्च होगा, उस पीरियड से लेके उस आपके 31 मार्च तक का आपको प्रीवियस ईयर मान लिया जाएगा, चाहे वो 6 मंथ का हो, 4 मंथ्स का हो। ठीक है, तो जो कोई नया बिजनेस आ रहा है, नया बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, या आप कोई व्यक्ति जिसने नई जॉब प्राप्त की है, तो उसको उसका जो है प्रीवियस ईयर कब स्टार्ट होगा? जिस दिन से उसने जॉब प्राप्त की है और 31 मार्च तक। ठीक है, फॉर ए न्यूली सेटअप बिजनेस ऑफ प्रोफेशन द फर्स्ट प्रीवियस ईयर विल बी स्टार्ट फ्रॉम द डे फ्रॉम विच दैट बिजनेस और प्रोफेशन हैज कमेंस्ड। जिस दिन से उसने स्टार्ट किया उसी दिन को पहला दिन मान लिया जाएगा। यहाँ पे हम 1 अप्रैल वाली बात को भूल जाएंगे। बट द पीरियड ऑफ एंडिंग, शुरू तो जब होगा जब उसने स्टार्ट किया है। ठीक है, लेकिन ख़त्म कब होगा? रिमेन सेम, ख़त्म वही उसी डेट को होगा, 31 मार्च को ही। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो पूरा साल हो। ये किसके लिए है? जो नए बिजनेस या प्रोफेशन में आ रहे हैं या जिन्होंने नई जॉब प्राप्त की है। ठीक है, तो उनका जो है टैक्स जो है पहले साल क्या है, साल 12 मंथ से कम टाइम पीरियड का होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए थोड़ा एक ही एग्जाम्पल यहाँ देख लेते हैं। जैसे उन्होंने लिखा है X set up business on July 20, 2016. What is the previous year for the assessment year 17-18? अब क्या कह रहे हैं? 20 जुलाई से इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था। ठीक है, 20 जुलाई से बिजनेस स्टार्ट किया है, तो इनका पहला दिन तो यही मान लिया जाएगा। ठीक है, और जुलाई से स्टार्ट किया है तो अब आगे आपकी क्या आएगी? मार्च आएगी। तो लास्ट ईयर हमारा लास्ट डेट क्या हो जाएगा प्रीवियस ईयर का? 31 मार्च 2017। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? ये टाइम, ये तो इनका प्रीवियस ईयर क्या हो गया? 20 ऑफ जुलाई 16 को स्टार्ट होगा और 31 मार्च 17 को ख़त्म होगा। और असेसमेंट ईयर 17-18, देखिए ये 16-17, असेसमेंट ईयर 17-18। देखिए यहाँ पे भी लिखा है प्रीवियस ईयर ऑफ असेसमेंट ईयर 17-18 इस पीरियड कमेंस फ्रॉम द डेट ऑफ सेटिंग ऑफ बिजनेस। जिस दिन से हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ था और उस दिन तक, कब तक? एंडिंग ऑफ द 31 मार्च 2017, यानी जुलाई 20 से स्टार्ट होके 16 से 31 मार्च 17 तक इनका क्या हो जाएगा? प्रीवियस ईयर। ये किसके लिए? नए बिजनेस, जो किसी ने नया बिजनेस स्टार्ट किया है। ठीक है, अब देखिए सेकेंड इलस्ट्रेशन, मिस्टर एक्स हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया है? जॉइंस एन इंडियन कंपनी, इन्होंने जॉब इनको मिल रही है इंडियन कंपनी में। ठीक है, कब की है? जनवरी 21, 2016, इस डेट को इनको जॉब मिली है। प्रायर टू ज्वाइनिंग हिज कंपनी मिस्टर एक्स हैज़ नॉट इन एम्प्लॉयमेंट एनीवेयर। ठीक है, इससे पहले ये कहीं भी जॉब नहीं कर रहे थे, यानी कि कोई भी इनकी अर्निंग का सोर्स नहीं था। एंड नॉर डज ही हैव एनी अदर सोर्स ऑफ अर्निंग। ठीक है, ना ही वो जॉब कर रहे थे और ना ही इनकी इनकम का अदर सोर्स है। तो डिटरमाइन द प्रीवियस ईयर ऑफ मिस्टर एक्स, तो क्या कह रहे हैं? इनका भी वही है, इन्होंने क्या जनवरी में इन्होंने जॉब प्राप्त की है, तो इनका ये फर्स्ट डे यही माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि इससे पहले ना ही इनके पास कोई अर्निंग का अदर सोर्स है और ना ही कोई अदर जो है एम्प्लॉयमेंट ये कर रहे थे। तो फर्स्ट डे क्या हो गया? 21 जनवरी, है ना, जनवरी 21, 16। ठीक है, और लास्ट डे क्या हो जाएगा? मार्च 31, 17। तो ये इनका प्रीवियस ईयर का टाइम पीरियड हो जाएगा। ठीक है,
और अब इसमें ये क्या करें, डिटरमाइन द प्रीवियस ईयर ऑफ मिस्टर एक्स फॉर असेसमेंट ईयर 16-17 और 17-18। ठीक है, तो हमारा जो है 16-17 असेसमेंट ईयर अगर 16-17 है तो हमारा 20 जून से स्टार्ट हो, जनवरी से स्टार्ट होके मार्च यहाँ तक होगा। ठीक है, और 17-18 है तो भी हमारा वही जो है हाँ ये हमारा जनवरी से स्टार्ट होके 17 ही होगा। यहाँ पे 16 कैसे हो जाएगा, ओके थोड़ी मिसप्रिंट है। ठीक है, और ये अप्रैल से ये जो हमारा दूसरा जब आ जाएगा ईयर तो दूसरी साल तो हम क्या करेंगे, पूरा हमने कमाया है। ठीक है, ये इसमें कुछ आपकी जो है हमें मिसप्रिंट है, हम आपको नए सिरे से ये एग्जाम्पल बताते। ठीक है, मान लीजिए इसी एग्जाम्पल को देख रहे हैं, कोई एक्स है, ठीक है, व्यक्ति है, इनको 31 जो है 21 जनवरी 16 को इन्होंने जॉब ली है। ठीक है, और प्रीवियस ईयर इनका क्या हो जाएगा, 16 से स्टार्ट होके 31 मार्च जो है आपकी ये 16 में प्राप्त किया है इन्होंने। ठीक है, और 31 जो है इनका क्या हो जाएगा, 21 जनवरी को है। ठीक है, एग्जाम्पल आप छोड़ दीजिए, 21 जनवरी से लेके इनका क्या हो जाएगा 31 मार्च। ठीक है, इन्होंने जनवरी में ही प्राप्त की है तो ये 2 महीने का ही इनका क्या हो गया जो है टाइम पीरियड होगा, लेकिन ये दोनों ही ईयर सेम ही हो पाएंगे, 16 हो जाएगा और ये भी 16 हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो ये आपका प्रीवियस ईयर हो गया और इसका जो है आपका असेसमेंट ईयर क्या हो जाएगा 16-17। ठीक है, लेकिन अब नेक्स्ट जो टाइम पीरियड आएगा 1 अप्रैल से जो स्टार्ट होगा, इसमें ये क्या करेंगे, पूरा जो है टाइम पूरी इनको ईयर की सैलरी मिलेगी, है ना। तो ये 1 अप्रैल 16 से स्टार्ट होके 31 मार्च 18 ये इनका हो जाएगा क्या, अरे सॉरी 17, क्या हो रहा है 17। ओके, तो ये 16-17 और इसका असेसमेंट ईयर क्या हो गया हमारा 17 और 18। ओके क्लियर है, यही चीज़ यहाँ पे भी कही गई थी, अब पढ़ने में थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा 16 ही होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब इन्होंने जनवरी में जॉब मिली इनको, ठीक है, तो 31 मार्च को हमारा पहला असेसमेंट प्रीवियस ईयर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये यहाँ पे देखिए 16 इसलिए आ रहा है क्योंकि इनको जनवरी में मिली, अगर ये दिसंबर में मिली होती तो दिसंबर 16 टू मार्च दिसंबर 15 टू मार्च 16 हो जाता। ठीक है, लेकिन तो इसका असेसमेंट ईयर क्या हो जाएगा 16-17, यानी मार्च से स्टार्ट होके ये अप्रैल से स्टार्ट होके मार्च में ख़त्म हो जाएगा, ये असेसमेंट ईयर हुआ। ठीक है, अब जो मार्च के बाद 1 अप्रैल स्टार्ट होगा तो यहाँ से तो आप ये पूरे साल की सैलरी प्राप्त करेंगे, तो ये इनका प्रीवियस ईयर हो गया और ये इनका असेसमेंट ईयर हो गया। तो अब क्लियर होगा आई थिंक। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आपको समझ में आ गया होगी असेसमेंट ईयर क्या होता है और प्रीवियस ईयर क्या होता है। अब असेसमेंट ईयर के कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ठीक है, क्योंकि अभी हमारी क्लास बहुत लंबी होती चली जा रही है। ठीक है, बस एक बार और ये एक चीज़ और बता दें, आपको क्लियर कर दें, ये असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर। ठीक है, जो आपका ठीक पहले का ईयर होगा प्रीवियस ईयर और ठीक बाद का ईयर होगा वो क्या होगा असेसमेंट ईयर। ठीक है, अगर आपको कह दिया जाए कि 16-17 है आपका प्रीवियस ईयर तो असेसमेंट ईयर बताइए, तो क्या हो जाएगा आपका 17-18। ओके, और अगर कह दिया जाए 17-18 आपके लिए क्या है प्रीवियस ईयर है तो आपका असेसमेंट ईयर क्या होगा तो 18-19। ठीक है, जो कि आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट होके 31 मार्च को फिनिश होगा। ठीक है, या आपसे कह दिया जाए कि 18-19 आपका असेसमेंट ईयर है तो आप प्रीवियस ईयर बताइए, तो इसके ठीक पहले का प्रीवियस ईयर हमारा हो जाएगा 17-18। ठीक है, इस तरह से आपको बताना है। या आपसे कह दिया जाए कि आपका जो है असेसमेंट ईयर 17-18 है तो प्रीवियस ईयर बताइए, तो प्रीवियस ईयर आपका क्या हो जाएगा 16
17। ठीक है, ओके, क्लियर है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो आप आपने और भी दोस्तों को शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, अब आगे आने वाली क्लास में हम जो है कुछ एक्सेप्शंस हैं, प्रीवियस ईयर के कुछ जो है अपवाद भी हैं, कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें हमारे जो है अपवाद का मतलब ये है कि जो हमारे प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर सेम हो जाते हैं। वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं वो हम आपको आगे आने वाली क्लास में बताएंगे। ओके, अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।